प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, इस मुल्क में एक आम आदमी का जो सफ़र है या उसकी ट्रांसपोर्ट है वो या तो मोटरसाइकिल है या फिर जो शहरी एक जगह से दूसरी जगह अंदरून शहर सफ़र करते हैं वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। रावलपिंडी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो जहां आपको ऑटो रिक्शा नज़र आते हैं वहीं बड़ी तादाद में चिंगची रिक्शे भी नज़र आते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि बतदरीज इन चिंगची रिक्शों को ख़त्म किया जाएगा या फिर इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी। मुमकिन फ़ैसले के एक आम आदमी के साथ साथ इस इंडस्ट्री से वाबस्ता, इस कारोबार से वाबस्ता अफराद पर क्या असरात होंगे, आइए आवाम से जानते हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद जो 3 व्हीलर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं ये मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद में जो चिंगची रिक्शे हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब का जो हालिया फ़ैसला है कि चिंगची रिक्शों के ऊपर बतदरीज जो है वो पाबंदी आयद की जाएगी। अब इससे वाबस्ता जो लोग हैं जिनका रोज़गार चिंगची रिक्शे के साथ वाबस्ता है, जो अपना घर का निज़ाम इसी से चलाते हैं, उनके पास आज हम रावलपिंडी में मौजूद हैं कि वो इस हवाले से हुकूमत के इस फ़ैसले के हवाले से क्या कहना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मसाइल हैं, ट्रैफिक के जो चलानों के हवाले से मसाइल हैं, इस हवाले से जो इस रोज़गार के साथ वाबस्ता शहरी हैं वो क्या राय रखते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, आप चिंगची चलाते हैं? हाँ जी, चिंगची चलाते। कैसा चल रहा है निज़ाम? ठीक है कारोबार चिंगची का? बस गुजारा है, लेकिन ट्रैफिक वाला चालान कर रहे 2000-3000, वो सारा दिहाड़ा हमारा इतना हमारा मजदूरी नहीं कि जितना हमारा चालान हो रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक आमदन इस रिक्शे की कितनी है अगर चिंगची की बात की जाए? सारा दिन अब आप जब चलाते हैं तो इससे कितने पैसे कमा लेते हैं? ये 1000-1200 इतना। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि बतदरीज हमने इन पे पाबंदी लगानी है रिक्शों पे, इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आपका रोज़गार इसी से वाबस्ता है। तो हम तो मजदूर रहे, हम रिक्शा निकाले तो दिहाड़ लगाए तो ठीक है, खाना अपना घर का खर्चा उसी पे चलाते हैं। बंद हो गए तो अब क्या करेगा? मुश्किलात है, मसाइल आते हैं ना। बिजली है, गैस है, बिल कराई हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, तो ये हम किधर से पूरा करेगा? अब मज़ीद बात करते हैं। आप ये फरमाइएगा, क्या मसाइल हैं आपके इस हवाले से और जो ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि बतदरीज इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मरीम नवाज साहब, मैं ये आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो आप लोगों ने पिंडी में रिक्शे बंद कर रहे हो ना, आपकी बहुत मेहरबानी। ये मज़दूर आपका साथ देने वाले लोग हैं, तो आप लोग इनको गरक करेंगे और किस साइड पे जाएंगे? गरीब आदमी किस साइड पे जाएंगे? कम अज़ कम ये 1000-1200 या 1500 लोग कमाने वाले हैं। ये आपके सामने रिक्वेस्ट हाथ बांध के रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी है। खुदा रहा अल्लाह का वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करो, ये चिंगची रिक्शे ये रावलपिंडी ने बंद करो, आपकी मेहरबानी है। लाहौर वाले तो बर्दाश्त कर लेंगे। ये जो यहाँ पे ट्रैफिक चलान के हवाले से बात की जा रही है, चलान की क्या शरह है? क्या ये बढ़ गए हैं या फिर माजी में भी इसी तरह चलान किए जाते थे? जी सर, पहले इतना चलान नहीं होता था। कम अज़ कम जिस वक्त जैसे कान से पकड़ते हैं 10,000 5,000 रुपये, चिंगची वाले किस साइड से बर्दाश्त करेगा? गरीब आदमी है, कम से कम हफ्ते का कम से कम 5,000 रुपये नहीं होता, एक दिन का कम से कम 3,000 रुपये चलान कर रहे हैं। ये इतने किस साइड पे जाएंगे और मजदूरी नहीं करेंगे और किस साइड से खाएंगे? कब्रिस्तान में ही पहुँचेंगे और किस साइड पे जाएंगे? आपके सामने वज़ीर आलम साहब, मैं आपके सामने हाथ बांध कर रद्द करता हूँ, आपकी मेहरबानी होगी। खुदा रहा इन पे रहम करें, अल्लाह का वास्ते पिंडी वालों के रहम करें, आपकी मेहरबानी होगी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। फरमाइएगा, मसाइल का एक अंबार है जो बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि बतदरीज जो है इस चिंगची रिक्शे पे पाबंदी लगाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि ये तो बंद करवा देंगे, लेकिन ये मज़दूर किधर जाएंगे? इनके लिए कोई रोज़गार देखें, ठीक है, या इनके लिए कोई रोज़गार का ज़रिया बनाए कि ये काम करेंगे। फिर इनके बंद भी करवा दे, चलो फिर कोई हो जाता है, लेकिन ये भी नहीं। और जिधर जा रहे 10,000 20,000 चलान दे रहे हैं, तो 20,000 10,000 हम कहाँ से लाएंगे? जब 15,000 10,000 किराया देते हैं हम,
तो हम गरीब किधर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत को कि हमारे साथ तावन करें और हमारी मजबूरी को समझे। बस ये मैं अच्छा, कह ये फरमाइएगा कितना चलान आपको, आप भी ज़ाहिर है ये चलाते हैं, कितना चलान किया जाता है जब ट्रैफिक एहलकार आपको रोकते हैं? तो वो जब रोकते हैं तो कहते हैं कि भाई रिक्शा बंद होगा थाने में और फिर वहाँ से ज़मानतें करवानी पड़ेंगी, ये है वो है, डराते हैं। तो फिर हम 10,000 चलान होगा, 20,000 होगा, फिर हम मजबूरी से 3,000 4,000 रुपये कहते हैं, लेकिन नहीं मानते। फिर कह रहे रिक्शा बंद करेंगे, लाइसेंस है, वो भी होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी तंग होता है बंदा। तो फिर किधर जाए बंदा। अच्छा, ये फरमाइएगा एक आम आदमी जो है, जो एक रिक्शा चलाता है, इसकी कितनी इनकम है? एक रिक्शे से वो कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? तो एक दिन में हम कितने पैसे कमा लेते हैं। पेट्रोल है वो डाल देते हैं, 1,000 रुपया अगर करते हैं तो 1,000 का पेट्रोल डालते हैं, उसमें 1,000 और बच जाता है, वो घर ले जाते हैं, उसमें हमारा चूल्हा जल जाता है। बस यही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा जो महंगाई की सूरत हाल है, इसमें एक आम आदमी का गुजारा कितना मुश्किल है? जैसे आप बता रहे हैं कि 1,000 रुपया कमाते हैं, तो 1,000 रुपये में बिजली गैस के बिल कैसे पूरे करते हैं, राशन का खर्चा कैसे पूरे करते हैं? ये तो अल्लाह ही करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बात ये है कि बस वो 1,000 रुपया लेके जाते हैं, उसमें दोपहर का खाना भूल जाते हैं, रात का खा लेते हैं, ये होता है। अच्छा, एक वक्त का खाना खाने पे मजबूर है? ये बात है, बस एक वक्त का खाना फिर डिलीट करना पड़ता है। जब महंगाई इतनी होगी है तो हम किधर जा सकते। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्ची है, अभी शादी हुई है। तो एक बच्ची का खर्चा भी मुश्किल हो गया इस दौर में। एक बच्ची का क्या है, एक बंदे का खर्चा मुश्किल हो गया। बंदा अपनी ज़रूरतें हम भूल गए हैं, बस घर को देख रहे, किराया देना है, बिल देना है, खर्चा चलाना है, बस बाकी हमारी ख्वाहिश ख़त्म। बस यही ख्वाहिश है, बस बच्चे, घर, बिजली, गैस, महंगाई, इसमें मर जाना है, बस यही है। अच्छा, आप एक जवान आदमी है मेरे भाई, ज़ाहिर है इस मुल्क में जो जवान लोग हैं उन्हीं की वजह से ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं। आप इतने मायूस हो चुके हैं, कैसे निज़ाम चलेगा? तो ये फिर हुकूमत को पता होना चाहिए कि भाई कैसे होना चाहिए, हमें वो सहारा दे, करे तो हम आगे कुछ करेंगे ना। हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए ज़रिए ही नहीं देते, कुछ चीज़ ही नहीं देते, उल्टा जलील करते हैं। तो फिर क्या करे बंदा, कोई फ़ायदा दे, कुछ हमें बताए कि भाई ये काम है तो हम करने हैं। हम वैसे ही रूल नहीं आते तो वो काम करने हैं। आप बता दो कोई हमें वो काम करे, रिश्का छोड़ देंगे, आप हमें दिखा दो, हम वो काम कर लेंगे। ज़रिया देना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, आप भी ये रिक्शा चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम कहना ये चाहते हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं, ये चिंचियाँ बंद हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगे हम। जहाँ से समझो हुकूमत हमारे साथ तावन करे, हम समझो हुकूमत के साथ है। ठीक है, ये फरमाइएगा, ये जो यहाँ लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि बहुत भारी चलान हो रहे हैं, एक आदमी इतना कमाता नहीं है जितना चलान कर दिया जाता है। गलती हमारी है जी। कैसे? हम लोगों की गलती है, हम लोग रोड नहीं देखते हैं, क्रॉस नहीं देखते हैं, इसलिए चलान होता है। यहाँ का भी समझो टैक्स देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ का किसको टैक्स? सीडीए वाले को। अच्छा, सीडी आपसे टैक्स लेते हैं? जी, रेवले वाले जी। अच्छा, कितने पैसे फी जो एक रिक्शे वाला है वो यहाँ के देते हैं? 150 रुपया रोजाना का या एक महीने? जी, रोज का। अच्छा जी, 150 रुपया बदमाशी का। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि ये अब जो बतदरीज इसको बंद करने की बात की जा रही है कि ये बंद कर दिए जाएंगे, तो इससे क्या मसाइल पैदा होंगे? ये जितने लोग खड़े हैं ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। मुसलमान हमारे भाई हैं, मजदूरकार आदमी हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, अल्लाह को याद करके मजदूरी के लिए निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे फिर? हुकूमत ले ले हमारे से चिंचिया, हमको कारोबार दे दे। यानी इसका मुतबादिल दे आप? हाँ जी। और मुतबादिल तो आज तक दिया नहीं गया, जब तक किसी नहीं है तो फिर समझो कि हम लोग मर गए। कलमा शहादत। अच्छा, ये फरमाइएगा बुजुर्ग, आप ज़ाहिर है आपकी उम्र जो है या आराम करने की उम्र है, इस उम्र में आप मजदूरी के लिए निकले हुए हैं, मसाइल क्या हैं? महंगाई किस तरह परेशान कर रही है? गैस बिजली के बिल्लात कैसे परेशान कर रही है? बिजली के बिल सही आ रहे हैं, गैस के भी ये भी सही आ रहे हैं। महंगाई जो बनाई है हम लोगों ने बनाई हुई है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे नाई के पास जाओ,
150 रुपया ले रहे खत का, 50 रुपया लेता था 150 रुपया ले रहे। लिस्ट नहीं है, मुस्टेट गायब है, समझ गया या नहीं। रोटी वाला 15 रुपये की रोटी दे रहे थे, वो भी समझो नवाला मिल रहा है, एक नवाला मिल रहा है। 60 रुपये का पराठा दे रहे हैं, 60 रुपये की रोगनी दे रहे हैं। जुल्म नहीं है तो क्या है? हम तो कहते हैं मरियम को कि आंखें खोलो, ये तुम्हारा वक्त है अभी, आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो अवाम को। अवाम के ऊपर जुल्म कर रही है। अच्छा, आवाम ही आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है हुकूमत की अमलदारी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई प्राइस चेक करने वाला नहीं है, तो फिर मुनाफाखोर तो सरगर्म हो जाते हैं। जेब में चला जाए तो क्या है? ये हमारा साहब आ गया, अच्छा भाई जा यार करे खास से बात कर, उसने निकालने है करे खास के जेब में डाल दो, ठीक है यार चलाओ। तो फिर इसमें हुकूमत तो कसूरवार नहीं है ना, आवाम भी तो। मुस्टेट होने चाहिए, सख्त जुर्माने ऊपर, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई महंगाई नहीं है, कोई लैंड देनी है। 200 रुपये का किलो दूध है, वो भी दूध यहाँ का नहीं है, सरगोदे का है, मंडी बावरदीन का हम लोग पी रहे हैं पाउडर। बच्चे बीमार हैं, हम लोग खुद बीमार हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी उम्र 65 साल है और ये इस उम्र में भी मज़दूरी के लिए सुबह घर से निकलते हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। फरमाइएगा, इस उम्र में भी आप निकल आए हैं, बीमार भी लग रहे हैं। सर मैं सुबह 4 बजे आता हूँ, अगर मजदूरी ना करूँ तो बच्चों को क्या खिलाऊँगा शाम को। का घर किराए का है, 11-11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, गैस होती नहीं है। सुबह 7 बजे जाती है, आप देख लें, और शाम को 7-8 बजे आती है, 10 बजे फिर चली जाती है। बिल जब देना हो तो हम लोगों के पीछे फिरते हैं कि यार थोड़े पैसे तो बिल जमा कराएं। 11-11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है सर, क्या करें, कोई समझ नहीं आती। महंगाई है, इसमें हमें क्या बचता है। 5 आपके कितने बच्चे? मेरे 6 बच्चे हैं सर। कोई कमाने वाला बड़ा बच्चा नहीं है आपका कि जो? बस वो थोड़ा सा काम करता है, उसकी 11 हज़ार रुपये तनख्वाह है। 11 हज़ार रुपये तनख्वाह जी, एक महीने की? दुकान पे होता है जी, छोटा है ना। हाँ जी। कितना ये आप इससे कितने पैसे कमा लेते हैं और कैसे गुजर बसर हो रहा है? बीमार भी हैं, ज़ाहिर है अद्वियात के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, घर भी आप बता रहे हैं किराए के। पास है मेडिसिन, मेरी जेब में पड़ी है, क्या करें हम, अल्लाह मदद करेगा। इससे कितने पैसे आप कमा लेते हैं? मैं 500-600 शाम घर जाता है, ये किसी की है 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, इसकी 800-900 का पेट्रोल खा जाती है। 500-600 700 800 इतना बचता है बस। कैसे गुजारा होता है अंकल 500-600-700 रुपये रोज़ाना में? महंगाई भी है। कुछ वो बच्चा ले आता है ना, कुछ मैं करके बस। राज़ी हैं इस हुकूमत से? बस ये हुकूमत तो जो भी है क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, बस यही मैं तो कहता हूँ। अल्लाह नेक करे, गरीबों का ख्याल करे। एक 65 साला बुज़ुर्ग जो कि इस उम्र में भी काम करने पर मजबूर हैं और इनकी बीमारी भी ज़ाहिर नज़र आ रही है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है अगर दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत बात की जाए तो इस उम्र के लोग आराम करते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको मराद दी जाती हैं। लेकिन यहाँ ज़ाहिर है ये शख्स, इसकी बातें आपने सुनी, इंतहाई अफसोस दे तकलीफ़ दे मनाजर हैं ये कि इस उम्र का शख्स जो है वो दिहाड़ीदारी पे चिंगची चलाने पे मजबूर है। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी चिंगची चलाते हैं और इससे ज़ाहिर है इनके घर का निज़ाम जो है वो चलता है। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और अगर चिंगची रिक्शे को बतदरीज पाबंदी का सामना करना पड़ता है तो उस हवाले से ये क्या राय रखते हैं, फरमाइएगा। कहा जा रहा है कि बतदरीज इसको बंद कर दिया जाएगा। आप इस उम्र में चिंगची चलाने पे मजबूर हैं? जी क्या करें कि बेटा शेटा कोई नहीं है, मैं खुद ही कमाने वाला हूँ और मेरा मकान भी किराए का है।
तो ये चिंची भी मुझे किसी ने दे के दी है, तो अब इस पर हम बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं। अगर इसको बंद किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे से तो और काम कोई हो नहीं सकता, तो ना कर सकते हैं, ना हमें कोई रोज़गार देगा करने के लिए। अच्छा ये फरमाइएगा, आप बता रहे हैं कि किराए का घर है, किराए की ही चिंची है। नहीं, चिंची मेरी अपनी है, घर किसी ने दे के दिया, लेकिन है अपनी। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, कितनी इससे इनकम हो जाती है? एक आम आदमी कितने ये 1000-1200 रुपये हम घर लेके जाते हैं, उसमें से किराया भी है, बिल भी है, घर के खर्चात भी हैं, मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। आज मैं सिविल अस्पताल से होकर आया हूँ, मेरा शुगर है 500 शुगर है, नरन्ने पेट का, तो क्या करें? काम नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे? एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा चलानों की बात की जा रही है और बतदरीज इस चिंची रिक्शे को बंद करने की भी बात की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस कारोबार से वाबस्ते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चिंचियों को लॉन्च करने वाले भी यही हुकूमतें थीं, और अच्छी बात है। हुकूमत का काम ये होता है कि वो आवाम के लिए ऐसी काम करे कि जिससे आवाम को खैर मिले। और हमारे मुल्क की जो आवाम है, आम आवाम बहुत गरीब है और बहुत पिसी हुई है। अगर खुदा न खास्ता इन चिंचियों को बंद कर दिया गया तो इसके मुतबादिल और कोई चीज़ तो है नहीं है। अगर हुकूमत इन चिंचियों को बंद करती है तो सबसे पहले इन लोगों के लिए कोई रोज़गार प्रोवाइड करे। तो अगर कोई और मुतबादिल रोज़गार नहीं दे सकते तो ये दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। और खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क में दुनिया में देख लें कि बेरोज़गारी जो होती है ये जराइम की माँ होती है। और अगर अल्लाह ना करे हमारी ना ऐसी नीयत है, हम हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं और हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते हैं, लेकिन जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, इससे ज़ाहिर बेरोज़गारी आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो उसके बदले में खुदा न खास्ता पहले हमारे मुल्क में बहुत मनफी किरदार हैं और इससे और मनफी किरदार जो हैं वो पैदा होंगे। तो इसलिए हुकूमत वक्त से मेरी यही गुजारिश है, और ये जितने हमारे भाई खड़े हैं, हम लोग दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, तो या तो हमें इसके मुतबादिल कोई रोज़गार दिया जाए आसान तरीके से, और अगर नहीं है तो इन्होंने हमें ये चीज़ दी थी जिसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। हम खुदा न खास्ता मतलब कमज़ोर लोग हैं, अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं, अदालत में नहीं जा सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को या तो अपनी जगह पे रहने दिया जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर चिंची बंद होती है तो लाखों क्या कि करोड़ों लोगों का नुकसान होगा, फैक्ट्रियों तक जो आगे पीछे चलने वाले हैं। तो इसलिए मैं फिर ये गुजारिश करता हूँ कि हमारा मुल्क जो है पहले बड़े मसाइल का शिकार है और बेरोज़गारी के मद में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, ये जो शिकवा करते नज़र आए हैं हमें, ट्रांसपोर्टर के चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बतदरीज इस चिंची से छुटकारा पाने की भी फ़ैसला कर ली है हुकूमत ने। कैसे देखते हैं आप, क्या असरात होंगे इस फैसले की? सर देखते तो हम बहुत कुछ हैं, पर यह है कि सीन ये है कि जो हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है ना सर, ये बहुत गलत है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गरीब अवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। इन्होंने जो बसेस चलाई हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है सर। देखें उनमें ठीक है, हम कहते हैं मतलब लोग जाते हैं इन रोडों पे, वो नहीं चल सकती है, ठीक है सर। इन पे यही गरीब लोग जो है ना मजदूरी अपनी करते हैं, कोई लोग दिहाड़ी पे होते हैं, उन दिहाड़ियों पे रिक्शे लिए होते हैं, गरीब लोग यही कर सकते हैं। अब बसें तो गरीब लोग नहीं चला सकते हैं ना सर। तो सर ये है कि ये एक तो ये चलान जो है बहुत नारवा सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। ये हुकूमत जो है ना जगह जगह पे रोकते हैं। अगर इंसान के पास सब कुछ हो ना, उसके बावजूद भी वो चलान कहीं ना कहीं तरीके से वो करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, कोई ना कोई वोलेशन अपने आप पे ठोक देते हैं। और दूसरा ये है कि सर बहुत गलत करते हैं अवाम के साथ ये। तो ये है कि चलो हम रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहब से, पंजाब हुकूमत की वो वज़ीर आला है हमारी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चलान में थोड़ी सी कमी की जाए, ठीक है ना। क्योंकि गरीब अवाम की जो दिहाड़ी है ना 1000-1200 से दिहाड़ी है उनकी, तो 1000-1200 दिहाड़ी वाला वो 2000 चलान कहाँ से पे करेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो चिंची बंद करने का जो उन्होंने दिया है ना हुक्म, ये वापस लिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोगों की सवारी है और ये गरीब लोग ही चलाते हैं इसको। अमीर लोग तो रिक्शा नहीं चला सकते, चिंची नहीं चला सकते हैं। इन्हीं गरीब लोग चिंची चलाएंगे, घर में रात को खाना पीना पेट के लिए वो यही यहाँ से ही पूरा करके लेके जाएंगे। अगर यही बंद हो जाएगा तो ये मज़दूर कहाँ पे जाएंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हम सब की कौमी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो भारी जुर्माने हुकूमत पंजाब की जानिब से किए जा रहे हैं उससे शहरी तिलमिला उठे हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल अवामी मिसाइल के हवाले से हमें आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाज़रीन, हुकूमत ने
नेट मीटरिंग के हवाले से फ़ैसला किया है और अब इसको नेट बिलिंग में तब्दील करने जा रहे हैं। पहले जो हुकूमत यूनिट तकरीबन 28 रुपये में ख़रीद रही थी, अब तकरीबन 11 रुपये में ख़रीदा जाएगा। अब जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हैं वो काफ़ी परेशान हैं, चूँकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, पैसा लगा है, ख़र्चे हुए हैं। तो अब वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है और इस फ़ैसले से जो सोलर सिस्टम की इंडस्ट्री है, जो दुकानदार हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका कारोबार किस तरह से मुतासर होगा। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, मेरे साथ में। ग्रीन मीटर आपको दिखाते हैं, ये मेरा कैमरामैन नवीद आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन मीटर लगा हुआ है और इस पर पहले जो हुकूमत थी वो पैसे अदा कर रही थी 29 रुपये और अब इसको 11 रुपये करने जा रहे हैं। तो लोग काफ़ी परेशान हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो उनका ये कहना है कि हुकूमत को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी इन्वेस्ट हो चुकी है और अब हुकूमत ये फ़ैसला करे। अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, लेस्को की बीट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया नेट मीटरिंग के हवाले से, क्या तासुर है? देखें अंदर सबसे पहले तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पहले 2015 में वफाकी हुकूमत ने जो है नेट मीटरिंग का फ़ैसला किया। उसमें ये कहा गया था कि जी नेट मीटरिंग जो है वो लोग लगवाएं अपने घरों में। उसकी ये वजह थी कि ग्रिड में बिजली कम थी, लोग सोलर पैनल्स लगवाएं, बिजली बनाएं, हुकूमत को दें और हुकूमत जो है वो रात को आपको ग्रिड में बिजली आए, ग्रिड में बिजली है और रात को वो जो बिजली है वो आप सस्ते दामों आप अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और हुकूमत सस्ते महंगी बेचे, बिल्कुल महंगी बेचे। फिर हुआ ये कि 2015 से ये मामला चलते रहे। 2024 तक अगर मैं आपको लाहौर के दादुशुमार बताऊं, लेस्को के तकरीबन 30,000 से ज़ायद दरख्वास्तें लेस्को को 2024 में मसूल हुई, जिसमें नेट मीटरिंग लगवाने के हवाले से लोगों ने दरख्वास्तें दी थी। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है हैदर, मैं आपको बताऊँ कि जो अभी इस मीटरिंग में नहीं आए हुए, उनकी तादाद आप 30,000 भी कर सकते हैं, 50,000 तक भी लोगों की तादाद लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सरकारी तौर पर रजिस्टर नहीं करवाया, ग्रीन मीटर नहीं लगवाए। अब ये पॉलिसी एकदम से जो है इसको उल्टा कर दिया गया है कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग करने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये था कि जो आप बिजली बनाते थे वो आप देते थे अदारों को, वापडा या लेस्को को देते थे, जो आपसे हुकूमत तकरीबन 24 रुपये के और 28 रुपये के हिसाब से लेती रही है। अब एकदम उसको कट लगा कर 11 रुपये पर लेके जा रहे हैं। जब 11 रुपये पे चली जाएगी तो आप ये समझ लें कि अगर आपके घर का नॉर्मल आपने ग्रिड लगाया हुआ है 5 से 6 लाख रुपये का, आपको पहले 24 रुपये के हिसाब से आपको जो था उसका बिल ये आ रहा था कि आपको 18,000 20,000 बिल आ रहा था। अब जैसे ही इस पर कट लगेगा और ये 11 रुपये पे चली जाएगी तो आपका बिल जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब 32,000 के करीब आना लग जाएगा। ऐसा हमारे लेस्को ज़राए जो है हमें बताते हैं। मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट की थी, ये ग्रीन मीटर लगवाया था, उनकी इन्वेस्ट जो है वो डूब गई है जी। बिल्कुल देखें आप इसलिए लगवा रहे थे कि आप बिजली के जो महंगे बिल हैं उनसे बचना चाह रहे थे। अब इतना खर्चा करने के बाद अगर आपको दोबारा वही बिल आना शुरू हो जाएंगे तो एक आम शहरी मुझे बताएंगे कहाँ जाएगा। इस हवाले से हम FPCCI LCCI ताजरान से मिलते हैं, उनका यही कहना है कि जी हम तबाह हो गए हैं, ख़ास तौर पर जो सोलर का काम करते हैं हैदर, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कंटेनर्स जो थे वो मंगवा के रखे हुए थे स्टॉक। सोलर का काम भी कम हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखें जब आप नेट मीटरिंग की पॉलिसी को चेंज करेंगे तो सोलर लोग नहीं लगवाएंगे। जब सोलर नहीं लगवाएंगे तो सोलर बेशुमार लाहौर में पड़ा है, कंटेनर्स के कंटेनर्स आ रहे हैं। और इसके हवाले से हालिया 2 महीने के दौरान जो है वो मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें सोलर पैनल्स वालों ने कहा है कि हुकूमत को इसको देखना चाहिए। लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल कहाँ जाएगी। 10 रुपये से लेकर 11 रुपये तक इसको करने लगे हैं और जब ये करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि लोग सोलर नहीं लगाएंगे और लोग जो है वो परेशान हैं। नेट मीटरिंग के फैसले से दुकानदारों को क्या फ़र्क पड़ेगा जो इसका कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम। वजन क्या नाम? मेरा नाम वकार अहमद। अच्छा वकार साहब, हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, नेट मीटरिंग जो है उसमें तब्दीली ला रहे हैं और पहले जो 28 रुपये दे रहे थे अब वो कम करने जा रहे हैं कोई 11 रुपये में। तो आपको क्या लगता है कि जो आप कारोबार कर रहे हैं सोलर का, इस पे फ़र्क पड़ेगा? इस पे बहुत सारा फ़र्क पड़ा है जी। ऑलरेडी आप इसको अगर सर्वे करवाएं थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लोग अपना इसको सिस्टम लगा रहे थे। मैं खुद अगर अपने पैसों से सिस्टम लगवाना चाह रहा हूँ तो ये मेरा राइट है कि मुझे इसकी अथॉरिटी दी जाए। इसके लिए बजाय कि इसको कंडेम करने के या इसको डिग्रेड करने के, इनको चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जो तो लोगों के फ़ायदे के लिए हों।
जैसा कि IPPs हैं, अब वो पुराने हो चुके, वो आउटडेटेड हो चुके, उनको डिस्करेज करना चाहिए बजाय कि इस सोलर सिस्टम को डिस्करेज करने से। अगर हम हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो हाइब्रिड की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा अफोर्डेबल नहीं उसके लिए रहता। आपको क्या लगता है कि फ़र्क क्या पड़ेगा? आपका कारोबार मुतासर होगा, कितना सर, होगा? ये कारोबार तो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा जो फर्दर है, अगर ये डिसीजन इसी तरह चलते रहे तो ये मेरा ख्याल है बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग नुकसान करके अपने पास से, मिसाल अगर मेरी कॉस्टिंग 10 रुपये की है तो मैं इसको अंडर कॉस्ट बेच रहा हूँ, तो कितनी देर तक लोग सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते। सर्वाइवल नहीं है, इंपोर्टर का सर्वाइवल नहीं है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसका सर्वाइवल नहीं है इसके लिए। तो ये तो अंडर कॉस्ट लोग बेचने पे मजबूर हो गए। इन्वर्टर्स हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आप हैं, वो अंडर कॉस्ट बिक रहे हैं। जो सोलर प्लेट्स हैं वो अंडर कॉस्ट बिक रही हैं। तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चल सकेगा। जो इसको इंपोर्ट कर रहा है, जो इसमें अपने पैसे लगा के बैठा हुआ है बिज़नेस के लिए, हर बंदा पेट के लिए एफर्ट करता है, तो उसके लिए ये एफर्ट करना मुमकिन ही नहीं रहेगा, वो छोड़ जाएगा इसको। अच्छा, नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने जा रहे हैं, अब पैसे कम मिलेंगे, तो उससे जो सोलर के लोग हैं जो कारोबार करते हैं सोलर का, उनको क्या नुकसान होगा? पहली एक तसलसल इनकी पॉलिसी में नहीं था। अब वो नई बात सुनते हैं, जैसे ही कोई नया गाहक आता है वो नई बात सुनता है, वो कहता है जी अभी तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, पॉलिसी आ जाए, पॉलिसी क्लियर हो जाए। ये 6 महीने से चलती जा रही है, रोज़ कोई नई बात, कोई नया सिलसिला निकाल देते हैं। अब ये पॉलिसी करेंगे, अब ग्रॉस मीटरिंग करेंगे, नेट मीटरिंग करेंगे। तो इनको एक पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी जो ये एक लंबे पीरियड के लिए चलाएँ, ताकि सार्फिन भी अपने माइंड में ना क्लियर हों कि यार अब ये पॉलिसी कारोबार में फ़र्क पड़ा? कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता है। कितना पड़ा? काफ़ी फ़र्क है। वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं, सोलर का थोड़ा सा डाउन होता है, तो नेट बिलिंग की वजह से लोग सुन के अभी कह रहे हैं जी हमने तो नहीं लगाना, हमने तो नहीं लगाना, जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होगी। क्योंकि बाईबैक में वो आपका रेट भी कम कर रहे हैं, कोई ऐसी भी सूरत हाल आई हुई है, तो इनको पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी, फिर ही कोई काम आगे अच्छे तरीके से चल पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंटें हमने की भी होती हैं, तो वो सारा हमारा सिस्टम भी ना। कितना स्टॉक पड़ा है सोलर? सोलर का हमारा पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है, इन्वर्टर्स का काफ़ी स्टॉक पड़ा है, जो हमारे लिए ना दर्द सर हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारा सीज़न होता है, हमने निकालना होता है, वो इस पॉलिसी की लास्ट सीज़न में निकल गया था? लास्ट सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। सारा स्टॉक काफ़ी दफ़ा बेचा है, क्या एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा बेचा है। यानी हमने अब नेट बिलिंग की वजह से स्टॉक रुका पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक रुका पड़ा है। अब समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। कुछ पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही, ना कस्टमर है, बैठे हैं, दिन में आते हैं, शाम में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करके जाते। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ दिन में आते हैं, शाम में चले जाते हैं, कारोबार जो है वो बंद होने को है। बात आप सुन रहे हैं, इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो पॉलिसी है वो वाज़िया की जाए, नहीं तो इनका जो कारोबार है सोलर का वो तबाह हो। इस वक्त मैं गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ और एक छत पे हूँ जहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं, और अब इस फैसले की वजह से उनके क्या जज्बात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि आपने सोलर सिस्टम लगाया आसानी के लिए, अब फिर परेशानी पैदा हो रही है। जी, ऐसा है कि हमने को तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये सोलर सिस्टम लगाया था। उस पे तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपए उस वक्त खर्च आए थे। और हमारा ये ज़हन था कि चलें बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी हमारी, बहुत सुकून हो जाएगा। सुकून हो जाएगा। बहुत भारी बिल आ रहे थे और तकरीबन 1 साल तो हमने सुकून में गुजारा, 1.5 साल। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी चेंज कर रही है, और मेरे ख्याल में कि हुकूमत का यही एम है कि सार्फिन के जेब से पैसे निकाले जाएँ, किस तरीके से पैसे निकाले जाएं। और उन्होंने अब इसकी पॉलिसी चेंज करके इसका रेट जो है वो कम कर दिया। पहले ये 28 रुपये इसका रेट उन्होंने बताया था हमें, अब ये सुनने में आ रहा है कि ये 11 रुपये पे आ रहे हैं। तो फिर हमें हर महीने जो है वो हमें बिल देना पड़ेगा, पल्ले से हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हुकूमत की पॉलिसी जो है ये जो आए दिन चेंज होती है, और सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए, उनकी जेबें खाली करने के लिए। और हम तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सोच में पड़ गए हैं कि हमने ये इन्वेस्टमेंट क्यों की है। अच्छा, ये जो आपने एक बजट बनाया है घर का और 1.5 साल से ठीक चल रहा था, अब वो आपका जो बजट बना हुआ है कितना मुतासर होगा? बिल भी देने पड़ेंगे? जी, ये बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, और हमारा जो तमाम मामलात हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक ज़हन में होता है कि हमने इतने जो हैं वो अपना घर के लिए खर्चे हैं, इतने बिजली के बिलों के हैं, इतने जो हैं वो बच्चों की फ़ीसों के हैं। तो अब ये हमारे ऊपर बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा और बोझ डाल रहे हैं। तो उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस पे आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया जो है वो आपका खर्चा है?
जी, वो हमारी जमा पूंजी जो थी 15 लाख रुपया वो हमने खर्च कर दी कि चले हमें जो है वो हर महीने टेंशन नहीं होगी बिजली के बिलों से। तो ये एक दफ़ा फिर हमें टेंशन हो गई है, इतने पैसे खर्च करके भी वो पैसे भी हमारे जो हैं वो हमने खर्च कर दिए हैं। और फिर दूसरा जो है कि हमें हर महीने फिर हमें जो बिलों की मद में है वो एक भारी रकम जो है वो देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है वो सोलर सिस्टम और इसको बड़े अच्छे तरीके से इधर लगाया गया है, फ्रेम बनाया गया है और काफ़ी पैसा इस पर ख़र्च किया गया। लेकिन जो एक सुकून था 1 साल से 1.5 साल से, अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो यूनिट है उसके पैसे कम दिए जाएंगे। इस वजह से बात भी आपने सुनी है, लोग काफ़ी परेशान हैं और मुतालबा एक ही कर रहे हैं कि हुकूमत रिलीफ दे, आसानियाँ पैदा करे ताकि लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। नेट मीटरिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के ज़की इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि अब जो नेट मीटरिंग है इसमें क्या चेंज होने जा रही हैं चीज़ें? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे मदऊ किया। इस वक्त हम फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल ऑफिस में मौजूद है। सर देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने हालिया जो गवर्नमेंट है और इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन एनर्जी को मुतारिफ़ कराने के लिए इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट की और कमर्शियल जो कंज्यूमर है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि हमें पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी को मुतारिफ़ कराना है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो हालिया गवर्नमेंट है उससे जो पहले वाली गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सी इस तरह की जो है पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें ख़ास तौर पर नेट मीटरिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत अरसे से 29 रुपये जो है वो कंज्यूमर को वापस कर रही थी और अब हमारे मालूमात के मुताबिक गवर्नमेंट उसको 11 रुपये करने जा रही है। मैं सर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि लोगों ने जो सोलर पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की 2018 से शुरू की, अब तक एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुका हुआ है। गवर्नमेंट की जो अदाद शुमार के मुताबिक ये 18,000 मेगावाट है, क्योंकि वो नेट मीटरिंग का जो उनके पास डाटा है उनसे वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 22,000 मेगावाट ऐसा है जो कि एक मेगावाट से कम लगा हुआ है, वो गवर्नमेंट के खातों में नहीं है। जिस तरह के ट्यूबवेल के ऊपर लगा हुआ है, लोगों के घरों में लगा हुआ है, 10 किलोवाट लगा हुआ है, इस तरह के जो है। तो इस वक्त 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में लग चुका हुआ है। तो पहले तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि अपने डाटे को करेक्ट करें और इंपोर्ट से चेक करें कि पाकिस्तान में सोलर कितना आ चुका है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले से जो लोग हैं जिन्होंने ये सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं? जी देखिए, अब तक जो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस पर 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है, कंज्यूमर की, नहीं पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 400 अरब जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, एक तो उसका रिटर्न अभी नहीं आया, ठीक है। नंबर 2 कि जो ख़ास तौर पर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ कि इंडस्ट्री इस वक्त जो चल रही है, जो रह गई है पाकिस्तान के अंदर, वो बिजली की प्राइसेस को एवरेज कर रही है सोलर से और ग्रिड से। अगर ये जो 29 रुपये से 11 रुपये हो जाता है तो 18 रुपये का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम कुछ सेक्टर यहाँ पे चल भी रहे हैं पाकिस्तान में तो वो हमें लग रहा है कि इस फैसलों से बंद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, इंडस्ट्री को नुकसान, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो रह गई है, टेक्सटाइल आपके सामने बंद हो चुकी है, लार्ज सेक्टर बंद हो चुका है, स्टील सेक्टर बंद हो चुका हुआ है और बहुत से सेक्टर मीडियम भी बंद होने जा रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर इंटरवेंशन करें। बिजली का जो मसला है बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडस्ट्री के हवाले से। इसी तरह सर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि एक और हमारे ऊपर एक बम गिर गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 4 पैसे यूनिट, जो लोग 500 किलोवाट से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं नेट मीटरिंग पे, उस पर 4 पैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टैक्स लगा दिया है पंजाब हुकूमत। जी पंजाब हुकूमत में। देखिए, ये जो चैप्टर है एनर्जी का, ये फेडरल का है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मैं नहीं समझता हूँ कि बनती है। लेकिन मेरी पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, तो इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। और मैं ये दोनों फ़ैसले, जो फेडरल का जो फ़ैसला है जो 29 रुपये से 11 रुपये करने का है, और जो पंजाब गवर्नमेंट का 4 पैसे जो टैक्स लगाने का फ़ैसला है, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और पूरी बिजनेस कम्युनिटी इसको सर मुस्तरद करती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस फैसले से कौन सा ऐसा कारोबार है, इंडस्ट्री है जिसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है? सर देखिए, तमाम इस वक्त इंडस्ट्री जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। अगर ये फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया
तो मैं सर आपको बता रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हर सेक्टर इससे अब मुस्तफ़ीद हो रहा था सोलर से। मैंने आपको बताया कि 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में लग चुका है। पाकिस्तान की जो एवरेज जो ग्रिड की जो कंजम्पशन है वो 14,000 मेगावाट है। सर्दियों में 8,000 9,000 है और गर्मियों में 21,000 और 22,000 मेगावाट है। उससे डबल सोलर लग चुका है। अच्छा, अब गवर्नमेंट अगर इसको डिस्करेज करती है और लोग अब बैटरी लगानी शुरू कर देंगे तो जो ग्रिड से जो बिजली है वो कंज्यूमर कम से कम इस्तेमाल करेगा। तो आज की डेट में कंज्यूमर ऑलरेडी 17.5 रुपये मुताद अंदाजे के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रिड से लोगों का लोड कम होता जाएगा ये कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे बताएं कि मैं फिर क्यों इस्तेमाल करूंगा। तो मैं अभी सोलर लगाया है, मैं सोलर के साथ अब बैटरियाँ लगाऊंगा और इन्वेस्टमेंट करता जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है जो IPPs के हवाले से है वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर मैं सर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से और बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने जो IPPs बंद किए हैं उसके बावजूद भी 40,000 मेगावाट के IPPs स्टैंड करते हैं और 20,000 पाइपलाइन के अंदर है। तो आने वाले सालों के अंदर ये 64,000 मेगावाट हो जाएगा IPPs। तो मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, एनर्जी मिनिस्टर से कि 14,000 मेगावाट को हम क्या करेंगे और मैं और आप उसकी कैपेसिटी चार्जेस क्यों पे करें। और इसी तरह जो क्रॉस सब्सिडी है उसको भी ख़त्म किया जाए। जो लाइन लॉसेस है उसका इफेक्ट मैं क्यों पे करूं। वो जो पे कर रहा है, जो लाइन लॉसेस कर रहा है, जो बिजली चोरी कर रहा है, उससे जाके उससे बिलिंग लेना। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि नेट मीटरिंग के हवाले से जो फ़ैसला किया जा रहा है अगर ये हो जाता है तो जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, कारोबारी जो तबका है वो इससे मुतासिर होगा। हुकूमत जो है वो इस फ़ैसले पे नज़रसानी करे और जो नेट मीटरिंग का फ़ैसला है वो ना किया जाए। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दे। रब रख। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद खान। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सिस्टम में वाफर मिकदार में गैस मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को OGDCL, माड़ी एनर्जीज़ और PPL की जानिब से गैस की दरियाफ्तों के मुतअद्दिद खतूत भी मौसूल होते हैं। सिंध जो कि पाकिस्तान की तवानाई की बास्केट है, लेकिन सिंध के दारुल खिलाफा कराची को गैस की किल्लत का सामना है। एक जानिब ओगरा और सुई सदन की बेज़ाब्तियाँ हैं तो दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल। शहरियों को ऐसे क्या मसाइल दरपेश हैं, आइए ये सवाल उन्हीं से ही पूछते हैं। इस वक्त हम कराची के इलाका कोरंगी 1.5 नंबर में मौजूद हैं और जहां पर इलाके के इतने मसाइल हैं जो कि गिनवाए नहीं जा सकते। मेरे कैमरामैन जैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर आलूदा पानी जमा है और कचरे के अंबार हैं और ना बिजली है ना पानी है और गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से। आप बताइएगा जी, गैस की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बाकी तो सब सामने है जो भी कारकर्दगी रही है इदारों की। ये जो ख़वातीन हैं या सब जो भी हैं यानी गैस सिलेंडर भरवा के लेके आते हैं वो काम चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक का भी ये सूरत हाल है कि दिन में तो होती नहीं, रात में 1 बजे के बाद लाइट होती है हमारे पास। और पानी जो है लोग अपनी मदद आपके तौर पे लेने खींच के लाए थे रबड़ की, मगर वो उसमें सीवरेज का पानी आने लगा है। तो ना तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ चल रहा है और बेशुमार दफ़ा कंप्लेंटें कराई हैं मगर कोई सुनता नहीं है। और वो कुंडी मैन आते हैं, कपची लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता। यानी गाड़ी नहीं आती कि यहाँ से अपना कचरा उठाया जाए। कचरा देखें आप, कितना बच्चे निकल के कहाँ खेलेंगे। तो पूरा इलाका जो है वो हर एतबार से इतना पसमानदा हो गया है, कुछ कहने की बात नहीं। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं मकान बेच के, तो गरीब गुरबा की आबादी है, कोई सुनता है नहीं। ये मसला है। KMC और टाउन के हवाले से, UC के हवाले से, उसकी वजह से क्या मसाइल आपको देखने पड़े? वैसे मसाइल यही है कि जब यानी काउंसलर नहीं सुनता तो हम बस पार्टी वालों के पास चले जाते हैं। सूबाई गवर्नमेंट उनकी है तो वो यही कहते हैं यार आप अपने काउंसलर के पास जाएं। काउंसलर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई चेयरमैन वगैरह सब तो उनका, यार हम क्या करें, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और उसके वजह से हम जो शहरी लोग हैं हाथियों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। बीमार हो गए, ये अभी खाने को नहीं है, क्या कमाने क्या खाने जाए। जो हो दे दो। 8,000 का बिल आ रही है, बिजली का, गैस का आ रही है, अपनी हाजिरी ही लगा दिया। सुबह बच्चे काम पे जाते हैं, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। सिलेंडर जलाते हैं, इतना महंगा आ रहा है, क्या करें। अब लाइट भी नहीं है, उसको नहीं बैठे रहो। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हर चीज़ की परेशानी है, पानी भी नहीं है इधर।
बहुत गंदगी हो रही है। 6 महीने हो गए हमारे को गंदा पानी पीते हुए। मोटर चालू करते हैं, बिजली का बिल इतना बिजली का बिल आता है, कोई कहने वाला नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं तो वो ये कहता है भाई फलाने के पास जाओ, ड्रिंकी के पास जाओ। तो मजबूरी है, यहाँ पे इतनी महंगी लेने पानी की दी हुई है, इसके अंदर भी गंदा पानी आ जाता है। तो ये आप देख रहे हो गंदा पानी ये कितना बह रहा है, गटर भी बह रहा है। हमने लेने खोदी में गंदा पानी निकलने का। गैस के वो पैप खड़े कर दिए हैं, वो गैस बिल्कुल भी नहीं है। हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं गैस। बिजली भी जो है ना सुबह जाती है 7 बजे, पूरे 7 बजे जाती है, कभी 7-10 बजे जाती है। तो ये 11:30 बजे लाइट आती है, और वो भी आई 5 मिनट के लिए, वो एकदम चली जाती है। फिर इसके बाद 3:30 बजे आती है लाइट, फिर वो भी आई। फिर इसके बाद 9:30 बजे के बाद लाइट नहीं जाती है, वो भी रात को 2 बजे चली गई, थोड़ी देर के लिए चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में आपको दिखा सकूँ तो मैंने कंप्लेनें कई दफ़ा करी हुई है, यूसी में भी करी हुई है, MPA को भी करी हुई है। यहाँ तक के हमने सेवरेज की वाटर बोर्ड एंड सेवरेज के जो एक्सीएन है उनके पास एप्लीकेशनें लगाई हुई हैं। जो ये सेवरेज का निज़ाम है, आपके सामने पानी बह रहा है, यहाँ पे कचरा कुंडी यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पे कोई काम करने के लिए लायक नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से गैस की लाइनों में पानी आ जाता है, जिसमें घर में गैस में आने में और जो है गैस की लाइनों में दुश्वारी है। तो हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस एरिया को थोड़ा सा अपने अंडर में लिया जाए, इस पर नज़र डाली जाए। जो गैस के मसले मसाइल हैं यहाँ पे, गैस की जो लाइनें हैं, अब सिलेंडर भर के लेकर आते हैं, 1 किलो गैस 1 हंडिया बनाने में पूरी खर्च हो जाती है। लाजमी सी बात है, 40,000 रुपये वाला बंदा जो कमाता है वो अपना अखराजात कैसे पूरे करेगा? 40,000 में से 200-300 रुपये रोज़ की गैस आप भरवाओगे तो 3,000-9,000 रुपये महीना आप चले गया। फिर जो बेचारे रेंट पे रहते हैं, वो गरीब अवाम है, वो अपना कैसे गुजारा कर रही है, हुकूमत को कुछ भी नहीं सोचती है। ठीक है, आते हैं, तस्वीरें बनाएंगे। अभी ये देखें, नीपा पे एक हादसा हुआ, गटर के ढक्कन का बच्चा मारा। यहाँ मैदान टाउन में एक हादसा हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के गटर के ढक्कन, एक ये ढक्कन गटर है, एक वो गटर है, एक वो गटर है, 3 गटर हैं, जिसमें अभी तक यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं। हमने हर किसी की शिकायत लगाई हुई है, हर किसी की कंप्लेन करी हुई है कि भाई यहाँ ढक्कन लगाए जाएँ, ताकि आने वाला जो बच्चा है, कोई ये जैसे छोटे छोटे ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये खेलते हैं गलियों में, अल्लाह ना करे कोई गिर जाए तो फिर जाके हुकूमत को होश आएगा कि यहाँ पे भी गटर के ढक्कन रखने हैं या यहाँ पे भी कोई काम करवाना है। गैस तो बहुत ज़्यादा, अभी आप हमारे घर में चल के देख सकते हैं, गैस चलाएं तो गैस में गैस आती नहीं है। अब 1 किलो सिलेंडर 1 हंडिया में पूरा हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से जिस घर में ज़्यादा अफराद है उनके लिए ज़्यादा गैस। अभी ये देखें, पीछे से 22 सिलेंडर भर के लेके आ रहा है। इस इलाके में गैस की लाइनें डलवाई जाएँ, गैस के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, जो भी हैं वो परेशानी यहाँ से हमारी हल कीजिए जाए। कोरंगी के मसाइल तो हमने आपको बताए। आइए अब शहर के दूसरे कोने औरंगी टाउन में जाके उनके मसाइल पूछते हैं। कोरंगी के बाद इस वक्त हम औरंगी टाउन के सेक्टर 5 में मौजूद हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। यहाँ इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तवानाई से मुताल्लिक, गैस के हवाले से इनको क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो दरपेश हैं। हो गई है इस वक्त के 2 दिन तो आती नहीं है, जुम्मे वाले दिन और एक जुमेरात को, और बाकी आम दिनों में जो है ना 10 बजे चली जाती है रात को, और फिर सुबह आती है, और वक्फे से जब उनका दिल करता है बंद हो या कर देते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है मतलब गैस की यहाँ पे। वैसे खुद नहीं आती गैस, प्रेशर ही से आ रही है हर जगह, घरों के अंदर। लोगों ने मजबूरी में लगाए हैं, वरना ज़्यादातर लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर भर भर के लाते हैं बेचारे। अब किसी के पास गुंजाइश इतनी है नहीं कि वो सिलेंडर भराएं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है बेचारों को, मजबूर है। आवाम परेशान है यहाँ पे। और बिजली और पानी की क्या सूरत है? पानी तो समझ लो ये कि 15 से 18 दिन हो जाते हैं पानी जब आता है यहाँ पे, और आता है तो ऐसा है कि 2-3 दिन आता है पानी वक्फे से। लेकिन होता ये है कि जिसके घर में मतलब प्रेशर, वो पानी के जो मोटर सही है तो वो खींच लेती है, बाकी पानी जो है ना बेचारे दूसरों के घरों से भरते हैं ज़्यादातर लोग। भाईजान, गैस की सूरत हाल तो ये है कि बंदा बोले आ रही है तो ये तो एक तरीके से शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि गैस नाम है खाली है नहीं हमारे चूल्हों में। और रही बात हमारे सिलेंडरों की, तो माशाल्लाह हमारा हफ्ते का 4 से 5 हज़ार रुपये का हमारा खाली सिलेंडर का जो ना ख़र्चा है। तो गैस नहीं, और बिलों पे बिल आ रहे हैं, हम लोग सिलेंडर भर भर के उन्हें यकीन करें बेजार होगा। अगर घर में 4 बंदे कमा रहे तो एक सरकारी खर्चे पूरे कर रहा है, बाकी अपने 3 घर चला रहे हैं। यहाँ पे गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गैस कभी आती है कभी नहीं आती, पूरा दिन गैस गायब रहती है। सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, सिलेंडर भी महंगा ना, इतनी तनख्वाहें, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा आला हुकाम को आपके ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब कि यहाँ पे ये गैस का जो प्रॉब्लम है वो हल करें। बहुत दफ़ा कर दी है, कंप्लेनें कर दी हैं, सब कुछ, कभी
गैस आते मशीन के बगैर तो आती ही नहीं है, आती भी है तो बिल्कुल कम, थोड़ी थोड़ी सी, कभी आती कभी नहीं आती। ये समझो सर्दियों में तो ये वही मसला रहता है गैस का, हमेशा ये हाल है सर्दियों में। अच्छा, गैस की यहाँ पर जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है सड़क की, उसके हवाले से कोई काम हुआ है? नहीं, वो भी नहीं हो रहा। वो इलेक्शन से पहले वो ये गली, वो सामने गली तोड़ फोड़ दी, दोबारा बनाई नहीं गई। वो थोड़ी आधी गली बनी, आधी गली छोड़ के चले गए, सामने गली नहीं बनाते ये दोबारा, काम ही नहीं करते हैं। ये पार्क है हमारा, यहाँ पे आप देखें शाम को डकैत, चरसी, पता नहीं कौन कौन आके इधर बैठना शुरू हो गए। ये भी ज़रा ध्यान दें, यहाँ ये भी देखें कि यहाँ पे बाहर से लोग आके बैठ जाते हैं। इलाके के मकीन तो आके बैठ भी नहीं सकता, कोई लेडीज़ यहाँ से गुजर नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे चरसी, मवाली, पता नहीं कौन कौन से नशेई लोग आके बैठ जाते हैं इधर रात के टाइम, वो नशा करते हैं इधर, डकैत आके बैठ जाते हैं इधर। ये थोड़ा सा ये भी मुर्तज़ा बाप से भी अपील है कि बराए मेहरबानी इस पार्क को भी बना दें। गैस के बिल तो कभी वो 6,000 रुपये, 6,500 रुपये का बिल भेज देते हैं, गैस आती नहीं है, फिर बिल पे करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये थोड़ी है कि नहीं करना पड़ता, लेकिन वो बस भेजते रहते हैं, बिल करते रहते हैं। नहीं भरो तो फिर वो आके फौरी तौर पे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि काट के भी चले, बंद करके भी चले जाते हैं जब बिल पे नहीं करो, और जब पे कर दो तो कुछ नहीं है। अभी भाई गैस नहीं आ रही, कम से कम उसको तो देखो ना, लेकिन उसको देखते नहीं है लोग। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि गैस की अदम मौजूदगी की वजह से खाना बाहर से होटल से ला रहे हैं। आप बताइए जी, गैस की क्या सूरत हाल चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। गैस बिल्कुल भी नहीं आती और रंगी टाउन 5 नंबर में सारे ही बहुत परेशान हैं। और ये देखें, ये रोटी अभी मैं बाहर से लाया हूँ, सिलेंडर पे फ्राई करके खाएंगे, क्योंकि जो है ना, अगर पराठे बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गैस यूज़ होता है। सिलेंडर का बिल्कुल भी गैस नहीं है इस वक्त 5 नंबर में। सारे घर वाले भी परेशान हैं, और कोई मेहमान आ जाए तो अजाब बन जाता है। रात का खाना तो बनता ही नहीं है, सिलेंडर पे ही बनाते हैं। सुई सदन की कारकर्दगी क्या है? आपने कंप्लेन की नहीं है, और जो गैस की लाइनें डाल रहे हैं वो तो फट रही है, वो तो डाली ना तो बेहतर है। इसी गैस में जो पुरानी लाइनें चल रही है, इसी के अंदर गैस आ जाए तो क्या बात है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गैस की जो पाइपलाइंस इधर बिछाई गई हैं, उसके बाद से रोड को क्या बहाल किया गया? नहीं, हमारे इस एरिया में तो नहीं बिछाई गई गैस की लाइनें, कोई भी नहीं डाली है अभी तक। वही ओल्ड चल रही है, उसको आते हैं वो थोड़ा रिपेयर करके चले जाते हैं। जो कोई कंप्लेन ज़्यादा कर देता है, उसके घर में 1 आधा घंटा 2 घंटे गैस आती है, उसके बाद वो भी चली जाती है। ये सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। सारे बड़े परेशान हैं, प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रेशर बहुत कम खुला हुआ है। हमने मशीनें लगाई हुई हैं, समझें वो मशीनें ऐसी हैं कि हम समझें उसके साथ एक मौत का ही खेल है कि वो कभी भी फट सकती है। पर अभी क्या करें, अगर मशीन लगाते हैं तो गैस आती है, मशीन हटा दो तो गैस चली जाती है। कि 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला 3 किलो गैस कैसे डलवाए? मेरे हिसाब से तो 1000 रुपये की 3 किलो गैस हो जाएगी पूरी। तो जो मजदूरी वाले हैं, आपको पता है बेसिक जो है 1000-1200 रुपये। तो ये कच्चा एरिया है, कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा पोश एरिया भी नहीं। औरंगी टाउन का पोश एरिया है हमारा, तो लिहाजा ये है कि थोड़ा गैस वाइस का जो है ना मसला हल हो। हम लोग सारे ही गरीब आदमी हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है, तो गैस में हम लोग नहीं घुस सकते, सारे पैसे सिलेंडरों में नहीं लगा सकते। भाई क्या कहते हो अरसलान भाई? सबसे बड़ी बात रिस्क फैक्टर इतना है कि हर घर में छोटे बच्चे हैं। आपको पता है सिलेंडर कितना ज़्यादा डेंजर है, फट जाता है और 10 मसले मसाइल होते हैं। गैस लीक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बच्चों के लिए होता है इस वक्त, लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त औरंगी टाउन 5 नंबर में। एक जानिब तो गैस की लोड मैनेजमेंट की जा रही है, दूसरी जानिब प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर कंप्रेसर लगाए गए हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर है शहरियों की जान को भी ख़तरा है। और कंप्रेसर को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी सभी के सामने है। वहीं सुई सदन की भी जो कारकर्दगी है, उस हवाले से भी शहरी यहाँ पे मुतमईन नहीं है। औरंगी टाउन और कोरंगी के हालात तो अबतर हैं। आइए बल्दिया टाउन में जाके पूछते हैं वहाँ के शहरियों के क्या हालात हैं। कोरंगी और औरंगी टाउन के बाद हम बल्दिया टाउन के इत्तेहाद टाउन में मौजूद हैं, और यहाँ पर सूरत हाल इतनी नाकिस हो चुकी है कि 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। यहाँ पे सुई सदन के कनेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन गैस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा जी, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी सूरत हाल बहुत जनाब ख़राब है। 5 अरब रुपए का काम A25 से लेके तहाड़ टाउन, खैबर चौक, ये पूरा इलाका मतलब कि गैस के कनेक्शन हर चीज़ बहाल हो चुकी है। बाकी इसमें हवा नहीं छोड़ी जा रही, गैस नहीं है। हमारे लोग पिट गए हैं इलाके के जनाब, गैस नहीं है। रोज़ का 300-400 रुपए का गैस डलवा रहे हैं एक दिन के लिए, घर के लिए। ये हुक्मरानों को क्या फ़ायदा जनाब?
जब हमारे को ये चीज़ मुहैया नहीं हो रही, पानी नहीं मुहैया हो रहा, बिजली नहीं सही मुहैया हो रही, इस हुक्मरान क्या फ़ायदा है इन लोगों का। तो हम तो पिट रहे हैं, रोज़ हमारे भाई लोग गैस डलवा रहे हैं जनाब। तो ऐसे नहीं होता जिस तरह हो रहा है। और उसके बाद ये हमारे नौजवान, हमारे बच्चे एक डकैतियों के अलावा भी पिट रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नौजवान बच्चों से मोबाइल भी जा रहे हैं। इस तरह नहीं होता। हम तो एक तन्हा यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये कितना अर्सा हुआ यहाँ पे पाइपलाइन बिछी? तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुकम्मल हुए काम को। ये 3 साल से ये जो रोड है इसकी बहाली नहीं की गई? नहीं जी, ये तो आज तकरीबन 40 साल से कोई इधर काम नहीं हुआ। बल्दिया टाउन के इतिहाद टाउन के ब्लॉक सी का ये जो रोड है इसकी बिल्कुल नाकिस सूरत हाल है। यहाँ पर भी कचरे के अंबार हैं और सीवरेज का पानी गलियों पे बह रहा है। एक और शहरी से हम पूछते हैं इस हवाले से। गैस तो यहाँ देखे हर किसी को, बच्चे से लेके बूढ़े को भी पता है कि गैस नहीं आ रही। जैसे भाई ने कहा कि सिलेंडर हम भरवाने पे मजबूर हैं, चूल्हा जला के देख लो, चूल्हा नहीं जलेगा। ये हालात हैं। अभी क्या करें। बिल उन्होंने कहा है कि पता नहीं 1200 के कितना हर महीने आएगा, गैस मिले या ना मिले इदारा ये आपको देगा, जिसके घर में मीटर लगा हुआ है ये देना होगा। ये बात है। अभी ये लगा लो, एक चीज़ मिल भी नहीं रही, उसके पैसे भी दे रहे हैं। सुई गैस के मीटर हर घर पे लगा हुआ है लेकिन गैस नहीं है। तो मसला ये है ना कि हर ख़ानदान परेशान है, हर घर परेशान है गैस की वजह से। क्योंकि गैस है तो सब कुछ है, बिजली है तो सब कुछ है। देखो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर इंसान बिल भरता है तो किसका भरता है। अगर बिल गैस का भरना है तो गैस आ ही नहीं रहा तो बिल कैसे भरेगा। 3 साल से ऊपर हो गए हैं कि लोगों के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा। तो लोग बिल कैसे भरेंगे जबकि गैस आएगा तो बिल भरेगा ना। तो मेरी दरख्वास्त है सुई गैस कंपनी से और आप मीडिया वालों से भी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इलाके को फॉलो किया और ये सुई गैस के दरीना मसले के लिए आप आए। कराची में मजमूई तौर पे देखा जाए तो गैस के जो मसाइल हैं उसकी सबसे बड़ी वजह तो सुई सदन की नाकिस कारकर्दगी है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं जिसमें बल्दियाती सियासत आड़े आ रही है। और देखा जाए और अगर हुकूमत की तवानाई की पॉलिसी को, तो उसकी वजह से भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं समझ आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई की क्या पॉलिसी है। क्योंकि RLNG के हाल ही में हमने देखा कि मुआहदों को ओपन मार्केट में डाइवर्ट कर दिया गया कि सिस्टम में गैस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गैस की यहाँ पर किल्लत है। और सिंध जो कि पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है तो उसके दारुल खिलाफा में गैस की किल्लत होना एक नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। तो इस हवाले से कराची की मजमूई तौर पर जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि गैस की जो किल्लत है इसको दूर किया जाए, गैस को बहाल किया जाए। और लोड मैनेजमेंट की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है सुई सदन की जानिब से, इसके अलावा ओगरा की जो बेज़ाब्ती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुनैद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।